हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रयोगशाला परिचारक की पहली क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपसे चर्चा किया था कि प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस का जो प्रमुख हिस्सा है जो कि है आपका साइंस, जो कि 60 अंकों का है, उसका मैं एक निशुल्क सीरीज जो है वो यूट्यूब पर लाने वाला हूं। और उसी श्रृंखला की शुरुआत हम इस लेक्चर से जो है वो आपका करने वाले हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि विज्ञान के अंतर्गत आपको इस परीक्षा के लिए क्या क्या चीजें जो है वो आपका पढ़नी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हम आगामी लेक्चर्स में कवर करेंगे और जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल जो है वो आपका संभावना रहेगी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम परिचय सबसे पहले हम देखने वाले हैं। उसके बाद आज की क्लास में ही हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि है लिविंग थिंग्स, सजीव के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और हम शुरुआत करेंगे साइटोलॉजी का, अर्थात कोशिका विज्ञान का। ठीक है, तो जो छात्र अभी तक हमारे निशुल्क बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पर हमको व्हाट्सअप कीजिए और हमारे जो है आपका निशुल्क ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए। इस बैच में आपको क्लासेस के लिंक और उसके साथ साथ मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ नोट्स भी जो है वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। देखिए, आपके सिलेबस में तो कक्षा 9वीं और 10वीं स्तर का साइंस लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको फिजिक्स, भौतिकी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री, रसायन भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है, जीव विज्ञान भी पढ़ना है। अब ये जो बायोलॉजी है खुद दो भागों में जो है वो आपका बढ़ जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। लेकिन अधिकांश एग्जाम में ये देखा जाता है कि जंतु विज्ञान से ही जो आपके 99% क्वेश्चन है वो बनते हैं। वनस्पति विज्ञान से कभी कभार पादप हार्मोन से, प्लांट डिसीज वगैरह से, रूट मॉडिफिकेशन से, स्टेम मॉडिफिकेशन से कभी कभार प्रश्न बनता है, जो कि नहीं के बराबर है। तो हम बॉटनी वाले पोर्शन को सबसे लास्ट में कवर करेंगे। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग यदि आपको ये सलाह दे रहे हैं कि सिलेबस तो आपका 9वीं 10वीं का है, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन आएगा, नीट लेवल का आपको तैयारी करना पड़ेगा, तो उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए। सीधे तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, 10th लेवल का ये पद है प्रयोगशाला परिचारक का, 10वीं पास इसमें मांगा है, चतुर्थ श्रेणी का पद है। पिछले 2-3 एग्जाम जो आपके हुए हैं उनके पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, बिल्कुल साधारण सामान्य विज्ञान से प्रश्न बनते हैं। सामान्य विज्ञान इजी भी नहीं होता, क्योंकि लोग जो है आपका स्मार्ट स्टडी करने की बजाय हार्ड स्टडी करते हैं। सब कुछ पढ़ते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो ये श्रृंखला जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताते हुए जाऊँगा उसको प्रायोरिटी के रूप में अच्छे से आत्मसात करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है एग्जाम में मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये चर्चा कर लेता हूँ कि आपका जो जूलॉजी है, उसके अंतर्गत ये वर्ड है बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है, इस जीव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं कि जीव विज्ञान में अपने को आगामी लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो यदि आप इस शब्द को देखेंगे तो ये जीव विज्ञान, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जीव से और किससे, आपका विज्ञान से। ठीक है, इसमें जो आपका जीव है इसका मतलब होता है जीवन। ठीक है, और विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है बेटा अध्ययन करना। जीव का मतलब क्या हो गया, जीवन। विज्ञान का मतलब क्या हो गया आपका, अध्ययन करना। अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही क्या है, आपका जीव विज्ञान है। ठीक है, अगर हम बात करें बायोलॉजी वर्ड का, जो कि इंग्लिश वाला वर्ड है, ठीक है, तो बायोलॉजी जो है वो ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, बायोस और लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब वही हो गया जीवन, आपका आसपास का इन्वायरमेंट हो गया। लोगोस मतलब क्या हो गया, आपका अध्ययन करना। तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान के ये इसमें ये आता है कि जीवन का अध्ययन करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आप दो भागों में बांटते हो, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो निर्जीव को तो नहीं पढ़ा जाता साइंस के अंतर्गत। साइंस के अंतर्गत जो है किसको पढ़ा जाता है, सजीव को पढ़ा जाता है।
लिविंग थिंग्स को पढ़ा जाता है। इसीलिए हम आपका इस क्लास की शुरुआत जो है वो सजीव से जो है वो आपका करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्चुअल चीजों पे जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि डायरेक्ट जो है आपका क्या क्या क्वेश्चन बायोलॉजी वर्ड से ही बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है साधारणतः कई बार बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक, या फिर इसको कहा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है किसको, एरिस्टोटल को, अर्थात आपका अरस्तु को। ये नाम आप याद रखेंगे, जो मैं विज्ञान पढ़ाते जाऊंगा, जैसे केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, बॉटनी वगैरह पढ़ेंगे, हर विज्ञान के जनक हैं, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो बायोलॉजी के आपके जनक, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं, आपके अरस्तु, ठीक है। अगर आपको पूछे फादर ऑफ जूलॉजी, तब भी आप नाम लेना आपका अरस्तु का, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछे फादर ऑफ बॉटनी, तो वहां पे नाम आता है थ्रियोफेस्टस का। मैं यहाँ पे आपको क्लासीफाई करके बता दे रहा हूँ। बायोलॉजी की देखिए दो शाखाएं हो जाती हैं, एक हो जाता है जूलॉजी और एक हो जाता है आपका बॉटनी, ठीक है। तो चाहे फादर ऑफ बायोलॉजी बोले चाहे फादर ऑफ जूलॉजी बोले, दोनों में आपको नाम लेना है किसका नाम, अरस्तु का नाम, ठीक है। लेकिन अगर फादर ऑफ बॉटनी पूछे तो यहाँ पे नाम आपको याद रखना है थ्रियोफेस्टस। क्या नाम याद रखेंगे आपका, थ्रियोफेस्टस। थ्रियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स के रूप में जो है हमारे बैच में जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपका फोकस केवल और केवल पढ़ने पे और समझने पे रहना चाहिए। हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि प्रिंटेड नोट्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें जो है वो शुरुआती रूप में आपको याद रखनी है कि फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु कहे जाते हैं, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, थियोफेस्टस को जो है वो आपका कहा जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा ये कर लेता हूं कि इस बायोलॉजी के अंतर्गत, इस जीव विज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चाहे आप यूपीएससी ले लो, पीएससी ले लो, व्यापम ले लो, या ये प्रयोगशाला परिचारक जैसे चतुर्थ श्रेणी के पद ले लीजिए, एक सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान के अंतर्गत हम इन टॉपिक्स को जो है वो आपका अध्ययन करते हैं। और आगामी लेक्चर्स में हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को जो है वो आपका पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार इन टॉपिक्स से मैं आपको रूबरू करा देता हूं जिसको हम आगामी लेक्चर्स में जो है वो आपका पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, सजीव क्या होता है, ठीक है। बेसिक आपको देखिए, मैं हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोग जो मेरा लेक्चर देख रहे होंगे वो एमएससी करके बैठे होंगे, ठीक है, या बीएससी करके बैठे होंगे। मैंने खुद जो है आपका बीटेक किया हुआ है। तो एक्चुअल में ये चीज आपको क्लियर करना जरूरी होता है कि जब भी आप प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसको उस वे से पढ़ना है, ना कि प्रोफेशनल वे से पढ़ना है, ठीक है। तो सजीव लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के बारे में जो है वो आपका पढ़ना है अपने को, जंतु जगत एनिमल किंगडम के बारे में, आनुवांशिकी जेनेटिक्स आपको पढ़ना है, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपका ब्लड ग्रुप्स हो गया, आपके जो ब्लड वेसल्स वगैरह हो गए, जो आपका हार्ट वगैरह हो गया, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम उत्सर्जन तंत्र जो है वो आपका पढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली आपको किडनी के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा शरीर में और जो उत्सर्जी अंग हैं, जो मानव शरीर के व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उनके बारे में आपका अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, जिसमें आपको लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद अपने को अध्ययन करना है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत आपको बेसिकली जो आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है जो आपका मेरुरज्जु, इसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद होता है एंडोक्राइन सिस्टम, या इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, जिसके अंतर्गत हमको हार्मोन्स का जो है बेसिकली अध्ययन करना है।
उसके बाद है स्केलेटन सिस्टम या आपका कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम या पेशीय तंत्र, पेशियों के बारे में पढ़ना है इसमें। अध्यावरणी तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसके अंतर्गत अध्यावरण अर्थात त्वचा के बारे में जो है वो आपका पढ़ा जाता है। फिर हम देखेंगे ह्यूमन डिसीज, आपका मानव रोग, इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, खास करके विटामिन की कमी से होने वाले रोग, या फिर आपका कहना चाहिए कि वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज, प्रोटोजोअल डिसीज, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ, इनसे होने वाले जो आपके रोग हैं इनको आपको पढ़ना है। और न्यूट्रिशन के बारे में भी हम देखेंगे सबसे अंतिम में। तो इसी क्रम में हम आगामी लेक्चर को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक मोटा मोटा पाठ्यक्रम परिचय। इसी पाठ्यक्रम को लेकर के आप आगे बढ़िए, सफिशियंट है इतना पढ़ना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा किसके बारे में, सजीव के बारे में। ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में, सजीव या आपका लिविंग थिंग्स। तो जहां पर भी ये वर्ड आता है ना सजीव या लिविंग थिंग्स, उसमें केवल आपके जंतु जगत नहीं आता, जंतु जगत के साथ साथ उसमें आपका पादप जगत, पेड़ पौधे, झाड़ियां, ये सब भी आते हैं। ठीक है, तो सजीव की कोई परिभाषा या क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले, जीव विज्ञान को समझने से पहले इसी सजीव वर्ड से जो है वो आपको आत्मसात होना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है कि उदाहरण के रूप में हम मानव शरीर को लेकर के चलते हैं, जहां पर भी उदाहरण लूंगा मैं अधिकांशतः मानव शरीर को ही लेकर के चलूंगा, क्योंकि आप अपने शरीर से भली भांति जो है वो आपका परिचित है। तो जो आपका मानव शरीर होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव भी होते हैं जो केवल एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। जो प्रोटोजोआ पूरा का पूरा आपका संघ है वो एक कोशिकीय जीव है, अर्थात एक कोशिका ही एक जीव है, और हमारे शरीर में तो ढेर सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो चाहे एक कोशिकीय जीव हो जो एक कोशिका से बना हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो हमारे जैसे जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हो, ये दोनों जो है वो आपके सजीव हैं। पेड़ पौधे भी जो है वो आपका कोशिका से बने होते हैं, हालांकि जो आपका पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं और जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं उनमें आपका अंतर होता है, और वो अंतर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम आगामी लेक्चर में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो सजीव जो है चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे शेर, बकरी, घोड़ा, सांप, कोई भी हो, ये कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहला इनका गुण होता है श्वास लेना, प्रजनन करना, बढ़ना, विकसित होना, प्रतिक्रिया देना। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी जीव जिनमें जीवन पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है, आपका सजीव कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य, गाय, जिराफ, बकरी, व्हेल, घोंघे, कीड़े, लाइकेन, पौधे, कवक, इवन बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव, ये सभी सजीव की जो है वो आपकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो जिनमें जीवन नहीं होता उनको निर्जीव कहते हैं, जैसे चट्टान हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपका नॉन लिविंग थिंग्स में आपका आते हैं, निर्जीव में आते हैं। ठीक है, सजीवों की जो है क्या क्या विशेषता होती है, सजीवों के लक्षण और विशेषताओं को थोड़ा सा आप समझ लो, उसके बाद आज के हम मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि है कोशिका विज्ञान या आपका साइटोलॉजी। वहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं और वहां से आपका प्रश्न जो है वो डिटेल में बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इमेज देख पा रहे हैं, इस इमेज के माध्यम से मैं आपको सजीवों की जो विशेषताएं हैं, सजीवों के जो लक्षण हैं वो आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो आपका सजीव का एक लक्षण होता है या सजीव की विशेषता होती है वो होता है बेटा कि सजीव में कोशिका पाया जाता है, हर सजीव में सेल पाया जाता है। अब ये सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी सजीव का, किसी भी जीव का जो सबसे प्राथमिक इकाई होता है, जिससे उस जीव की शुरुआत होती है, वो होती है कोशिका। ठीक है, जो बड़े बड़े जीव होते हैं, लाइक मैमल्स होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं जैसा कि मैंने आपको बताया।
लेकिन जो सरल आपके जीव होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह, इनमें एक कोशिकाएं जो है वो आपका पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानव शरीर मैंने कहा बहुकोशिकीय जीव है, एक गाय है बहुकोशिकीय जीव है। तो हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए हम क्या है आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और अलग अलग जीवों की जो आपकी कोशिकाएं होते हैं उनमें भिन्नता भी पाई जाती है। उनका रंग, आकार वगैरह जो है वो आपका अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जंतु कोशिका एकदम अलग होती है और पादप कोशिका एकदम अलग होती है। एकदम तो नहीं, लेकिन बहुत सारी समानता और बहुत सारे डिफरेंसेस उसमें जो है वो आपके पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रमुख गुण होता है सजीव का वो होता है श्वसन, श्वास लेना। ठीक है, जितने भी सजीव होते हैं वो श्वास लेते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी आपके सजीव हैं वो श्वसन के माध्यम से जो है गैसों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। जैसे जो आपके जंतु आपके हैं वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं जस्ट अपोजिट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो आपका रिलीज करते हैं। तो सभी जो आपके जीव हैं, चाहे वो आपके जंतु हो चाहे आपके पेड़ पौधे हो, उनका एक प्रमुख लक्षण होता है कि आपका श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, श्वसन के बाद दूसरा उनका प्रमुख जो गुण होता है वो होता है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन मतलब व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जीवों के शरीर में जो भी व्यर्थ पदार्थ बनते हैं जो उनके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। इन हानिकारक पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन के लिए जिस अंग का यूज होता है वो कहलाता है उत्सर्जी अंग। आई बात समझ में? ठीक है, शरीर के हानिकारक पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और इस कार्य को जो अंग संपादित करता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी, किडनी हमारे शरीर में यूरिया को छानता है और यूरिया को पानी में मिला करके यूरिन के रूप में शरीर से बाहर कर देता है, मूत्र के रूप में। मतलब यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, हानिकारक पदार्थ है शरीर के लिए। उसको किडनी या वृक्क शरीर से छान करके, रक्त से छान करके उसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर कर रहा है उत्सर्जी पदार्थ को। तो वृक्क एक कैसा अंग हो गया? वृक्क एक उत्सर्जी अंग हो गया। और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सजीवों की और क्या विशेषता होती है? सजीवों में लोकोमोशन होता है। सजीवों में क्या होता है? प्रचलन का गुण पाया जाता है। सजीव जो है आपका प्रचलन करते हैं, अर्थात कुछ सजीव चल कर, कुछ तैर कर, कुछ उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन इनमें भी आपका प्रचलन होता है। कैसे होता है? इनमें तना जो है प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है, जबकि जड़ जो है विपरीत दिशा में जमीन के नीचे जो है वो आपका आगे बढ़ता है। तो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, इनमें प्रचलन का गुण जो है वो आपका पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रमुख गुण है वो है प्रजनन। रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सजीव। ठीक है, सजीव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये अपने समान संतति पैदा कर सकते हैं, अपने समान जीव जो है वो आपका बना सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल मिलकर के, कुछ में केवल आपका दोनों होता है, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं। तो अपनी नई पीढ़ी जो है वो आपका बना सकते हैं, अपने समान जीवों को वो जन्म दे सकते हैं। ये एक प्रमुख गुण होता है किसका? सजीवों का। ठीक है, सजीवों का जो आपका अगला प्रमुख गुण होता है, ठीक है, वो होता है मेटाबॉलिज्म, या क्या कहना चाहिए उसको, उपापचय। उपापचय या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि सजीवों को कार्य करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। और उसके लिए उनके शरीर में पोषक तत्वों का होना जो है वो आपका जरूरी है। तो सजीव जो है आपका भोजन और पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने दैनिक गतिविधियों को करते हैं। बिना आपका भोजन के, बिना आपका पोषक तत्वों के
जीवों का विकास जो है वो आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख गुण होता है सजीवों का। और एक अंतिम गुण जो है मैं लेकर के चलता हूँ सजीवों का, कि सजीवों में क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, एक बच्चा जो है वो आपका पैदा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें वृद्धि होने लगता है, विकास होने लगता है। ठीक है, तरुण अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो सजीव एक प्रकार से बोल सकते हो एक प्रकार के जीवन चक्र से जो है वो आपका गुजरते हैं। एक निश्चित सीमा तक उनकी वृद्धि जो है वो इस प्रकार ऊपर वाले ग्राफ में होती है, फिर एक उम्र में पहुंचने के बाद उनकी वृद्धि नीचे की ओर होने लगती है, मतलब गिरने लगती है, उनका शरीर गिरने लगता है और अंतिम में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सजीवों का एक प्रमुख गुण हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हर सजीव में कोशिका का होना, हर सजीव के द्वारा श्वसन क्रिया किया जाना, उत्सर्जी तंत्र होना, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, प्रचलन करना, उपापचय होना, प्रजनन करना, विकास, वृद्धि और विकास करना, ये सभी सजीवों के प्रमुख लक्षण और उनकी क्या है आपकी विशेषताएं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अंतिम में मैं सारी चीजों को समअप करके रिवीजन करा दूंगा। अब हम क्लास में जो है वो आपका आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने मूल टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि है आपका कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। जिन छात्र को ये लगे कि सर जो है वो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बता दूं मैं कम से कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं तो पूरा का पूरा जो बायोलॉजी वो ऐसा सब्जेक्ट है, ये प्योर इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है और कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में याद करने में कठिन होते हैं और हिंदी में वो ट्रेस भी नहीं हो पाते कि वो किस चीज़ से संबंधित है। लेकिन आप उसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल रहूं। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान या कोशिका विज्ञान को ही क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार के विज्ञान से प्रश्न जो है वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको रक्त का अध्ययन करना है तो वो हिमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन करना है तो वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं ना, उनके अध्ययन का अलग अलग क्या होता है, आपका नाम होता है। उसको हम आगे जो है आपका पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी एक्चुअल में है क्या, तो साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है ना। कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अभी हम डिटेल से कोशिका का अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ फैक्चुअल चीजें यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछी जाएंगी। सीधा सीधा आपको पूछा जाएगा कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस को कहा जाता है। उसी प्रकार से आपको पूछेगा फादर ऑफ साइटोलॉजी को आपका किसे कहा जाता है, या फिर कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक। ये नाम दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब इसकी मैं एक कहानी आपको बता रहा हूं ताकि रॉबर्ट हुक का नाम आप अच्छे से जो है आपका याद कर लो। ठीक है, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने जो है आपका कोशिका का जो आपका खोज किया वो किया 1665 में। हालांकि इतना डीप आपको डेट वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन वो कहानी बताने के लिए वो चीजें मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करते हुए चलता हूँ। ठीक है, 1665 में 1665 में जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक जो आपका पेड़ होता है, इस प्रकार से पेड़ होता है, इस पेड़ में जो आपका तना होता है, ठीक है,
इस तना का उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप से उन्होंने तने का अध्ययन किया। तो रॉबर्ट हुक ने जब तने का अध्ययन किया, तने को सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उस पेड़ का तना कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका मैच करता है किससे, मधुमक्खी के छत्ते से। इस प्रकार की, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में ऐसे सेल बने हुए होते हैं, कक्ष बने हुए होते हैं, उसी प्रकार से आपका जब उन्होंने पौधे के तने के छिलके को जब माइक्रोस्कोप में देखा, खुद से निर्मित जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने देखा, तो वहां पे छोटे छोटे आपका कोठरियों के समान, कोठियों के समान आकृति बनी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, इन छोटे छोटे आपका जो कक्ष बने हुए थे, उन्होंने इनका नाम रखा सेल, और इसी से नाम हुआ आपका सेल। ठीक है, तो जो आपका रॉबर्ट हुक है, उन्होंने जो है इस कोशिका विज्ञान के ऊपर एक बुक भी लिखी है, एक पुस्तक भी लिखी है। उनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या बातें याद रखेंगे बेटा, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान। ठीक है, सेल्स का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कैसे उन्होंने खोजा मैंने आपको बताया। ठीक है, और रॉबर्ट हुक की जो बुक है, जो पुस्तक है, उसका नाम क्या याद रखेंगे, आपका माइक्रोग्राफिया। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, कोशिका जो आपका विज्ञान है, इसमें फ्रिक्वेंटली कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे सब हेडिंग बना दिए हैं, इसको थोड़ा सा आप समझते हुए चलिएगा। ठीक, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है। ठीक है, फिर इसमें मानव शरीर जोड़ सकता है कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ऑल ओवर सभी जंतुओं में सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी है, और केवल मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑल ओवर पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो नाम याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसको PPLO भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया की जो आपकी स्पेलिंग की शुरुआत होती है वो पी से होती है ना, मैं लिख ही दे रहा हूं, आपको याद रखना है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म जैसा आप प्रोनाउंसिएट करना चाहो। तो PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक जो आपका ऑर्गेनिज्म है या जो आपका माइकोप्लाज्मा है, ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। राइट, अगर आपको पूछे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अंडे से ये मत सोचना कि अंडा बड़ा है तो कोशिका बड़ा है, उसका रीजन अलग है। शुतुरमुर्ग का अंडा बाकी अंडों में सबसे बड़ा होता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसकी कोशिका की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। ऑस्ट्रिच कहा जाता है शुतुरमुर्ग को, ऑस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है ये आपका माइकोप्लाज्मा का है। माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने क्या बताया कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका, मतलब सजीवों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा का। और ये है आपका ऑस्ट्रिच एग,
ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। इस अंडे से ना आपका 1 दर्जन लोगों के लिए आमलेट बन जाता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये है सबसे बड़ी कोशिका। क्लियर है, आसानी से याद हो जाएगा ये सारी चीजें। अब इसमें अगर आपको मानव शब्द जोड़ दे कि भाई मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वहां पे आंसर बदल जाएगा। इसको अपन देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम मानव शरीर की बात करें बेटा, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, ये होता है फीमेल का ओवम। फीमेल मतलब स्त्री, ठीक है, महिला। महिला का ओवम मतलब महिला का जो अंडाणु होता है, ठीक है। तो अंडाणु तो देखिए क्या होता है, केवल महिला के शरीर में पाया जाएगा, पुरुष के शरीर में तो पाया जाएगा नहीं। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो जो फीमेल एग होता है आपका, महिला का जो आपका अंडाणु होता है, ठीक है, ये जो आपका कोशिका होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो फीमेल ओवम होता है, अंडाणु होता है, वो आपका सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इसका जस्ट जो आपका ऑपोजिट है। ओवम या अंडाणु का ऑपोजिट क्या है, मेल का जो आपका स्पर्म होता है, पुरुष का जो आपका शुक्राणु होता है, ये सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर में। तो इस प्रकार से आप ये समझ पा रहे होंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका महिला में पाई जा रही है, जो कि अंडाणु है, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पुरुष में पाई जा रही है, जो कि पुरुष का शुक्राणु है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ दे कि भाई देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो महिला का अंडाणु है, लेकिन अगर पुरुष के शरीर में पूछे, वो तो महिला के शरीर में है ना, तो पुरुष के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं यहां पे ताकि आप कंफ्यूज मत हो। पुरुष, देखो ऑल ओवर क्या है बेटा, वो समझ लो। ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी ले लो। इस ह्यूमन बॉडी में मतलब मानव शरीर में, अगर केवल मानव शरीर की बात करें एग्जाम में, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, वो महिला में पाया जाने वाला अंडाणु होता है, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है ना, वो पुरुषों का क्या होता है, शुक्राणु होता है। लेकिन अगर आप प्रश्न ऐसा पूछे, ह्यूमन बॉडी ना बोल करके बोल दे कि मेल में, मेल की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है और मेल की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, मतलब पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, सबसे छोटी। सबसे छोटी तो पता है, पुरुष का शुक्राणु, अभी अभी मैंने बताया है। लेकिन पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल होता है, तंत्रिका कोशिका कहते हैं इसको, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। उसी प्रकार से आपको फिल्टर करके केवल महिला में पूछ सकता है कि जो फीमेल होती हैं, जो महिला होती है, इस फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और फीमेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो फीमेल में बड़ी तो मैं बता दिया हूं, फीमेल में बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु। लेकिन फीमेल की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु नहीं होगी ना, क्योंकि शुक्राणु तो केवल पुरुष में पाया जाएगा ना। तो फीमेल की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। हिंदी में कहेंगे लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं, इसको हम ब्लड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, ये महिला के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होगी। कंफ्यूज मत होना ना, इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दिया, ये टॉपिक आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। नॉर्मली तो याद रखना कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का अंडाणु होता है और सबसे छोटी कोशिका मेल का शुक्राणु होता है। लेकिन अगर क्लासीफाई करके पूछे केवल मेल का केवल फीमेल का, अगर हम पुरुष में केवल बात करें, तो पुरुष में जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वो तंत्रिका कोशिका होगी, और छोटी तो वही होगा, शुक्राणु। और महिला में पूछेगा कि महिला की सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी, तो वही होगा, अंडाणु। लेकिन सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, बड़ी होगी अंडाणु और छोटी होगी आरबीसी, लाल रक्त कणिका।
क्लियर है? तो देखो, केवल कोशिका के साइज को लेकर के इतने प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एक क्विक रिवीजन करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऑल ओवर सभी जीवों में सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग है। मानव शरीर की बात की जाए तो मानव शरीर में सबसे जो बड़ी कोशिका है वो है आपका महिला का अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका है पुरुष का शुक्राणु। केवल पुरुष की अगर हम बात की जाए तो पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु ही रहेगा। महिला की बात की जाए, केवल महिला में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु ही है। लेकिन केवल महिला की बात की जाए तो महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, ये देखिए, ये तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और स्पर्म सेल कुछ इस प्रकार से दिखता है, स्पर्म या पुरुषों का शुक्राणु। ठीक, आगे बढ़े बेटा। अब देखो, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उन सेल्स को जो है आपका माइक्रोस्कोप के माध्यम से या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो है वो आपका देखा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी को लेकर के आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कौन है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो इसको तो रटना पड़ेगा सीधे सीधे, मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। सामान्य सूक्ष्मदर्शी, इसके खोजकर्ता है आपका जैकेरियस जॉनसन। जॉनसन वर्ड याद रखेंगे तब भी चलेगा, जैकेरियस जॉनसन, जॉनसन। ठीक है, जैकेरियस जॉनसन जो है ये सामान्य सूक्ष्मदर्शी खोज करता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसको सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा गया है, नाल एवं रस्का। नाल एंड रस्का का नाम याद रखना, कई बार पूछा है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोजा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, शॉर्ट में इसको ईएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो याद रखेंगे सामान्य सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जॉनसन ने खोजा है। किसने? जैकेरियस जॉनसन ने। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोजकर्ता कौन है? नाल एंड रस्का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तथ्य पे जो है वो आपका बात करते हैं, जिससे कई बार एग्जाम में प्रश्न जो है वो आपके बने हैं साइंस रिलेटेड। वो है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत इंग्लिश में कहा जाता है इसको सेल थ्योरी। क्या कहते हैं बेटा? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। देखो, कहीं पे कोशिका का नाम दिखे, पता चला कोशिका का नाम दिखा, सट से रॉबर्ट हुक को आपने टिक लगा दिया और गलत हो गया। रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने आपको बताया कि कोशिका का जो आपका अध्ययन है, सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन कहलाते हैं? रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। कोशिका को खोजने वाले रॉबर्ट हुक हैं। लेकिन अगर पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और उसमें आपने रॉबर्ट हुक में टिक लगा दिया, तो गलत हो जाएगा, है ना। सेल थ्योरी अलग चीज है, कोशिका सिद्धांत जो है वो आपका अलग चीज है। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन एंड स्वॉन ने किया है। मैंने शुरुआत में आपको कहा है, एक एक वर्ड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको याद रखना। आप ये मत समझना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। आपको बहुत फिल्टर करके पूछे जाने वाली चीज़ों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सेल थ्योरी स्लीडन और स्वान के द्वारा जो है वो आपका दिया गया है। स से सेल थ्योरी याद रख लेना, स से स्लीडन, स से स्वान। क्लियर? ठीक है, अब ये सेल थ्योरी है क्या? ठीक, जो स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या बोल दिया सर ने?
मैं ये कह रहा हूं, अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, कि जो कोशिका है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, एवं क्रियात्मक, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, ये है कोई भी आपका एक मनुष्य। हमारा जो शरीर होता है ना बेटा, हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से। हमारे शरीर की संरचना किससे बनी है? कोशिका से। हमारे शरीर का स्ट्रक्चर किससे बना है? कोशिका से। इसीलिए तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल संरचनात्मक इकाई है, हमारे शरीर की संरचना बनाता है। केवल संरचना ही नहीं बनाता, मैं जो बोल रहा हूं, आप जो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आपका हाथ पांव चल रहा है, दौड़ भाग रहे हो, अलग अलग कार्यों को करने के लिए भी उत्तरदायी है कोशिका। तो हमारे शरीर में आपका फंक्शन करने के लिए, हमारे शरीर में क्रियाएं करने के लिए भी उत्तरदायी कौन है? आपका कोशिका। तो शरीर की संरचना बनाने के लिए भी जरूरी है कोशिका, शरीर की क्रियाओं को करने के लिए भी जरूरी है कि कोशिका। इसीलिए कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। ये है सेल थ्योरी, जिसका प्रतिपादन किया किसने? स्लीडन एंड स्वॉन ने। गॉट इट? ठीक है। तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? आपका स्लीडन और स्वान के द्वारा जो है वो आपका दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कोशिका का अध्ययन थोड़ा कर लिए, साइटोलॉजी के बारे में समझ लिए, सेल थ्योरी के बारे में हमने समझ लिया। अब हम पहुंचते हैं टाइप्स ऑफ सेल में, कोशिका के प्रकार। ठीक है। तो देखिए, कोशिका बेसिकली दो प्रकार की जो है वो आपका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। हिंदी शब्द इसका मेरे को मत पूछना, इसको इंग्लिश में ही याद रखो। हिंदी में याद रखोगे तो वो कभी याद नहीं होगा आपको। ठीक है। और एग्जाम में प्रश्न भी बनेगा तो हिंदी में ही लिखा हुआ बनेगा। हिंदी में क्या लिख देगा पता है आपको? प्रोकैरियोटिक ऐसा लिख देगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको इसको इंग्लिश में ही याद करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और एक होता है बेटा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इसको डिटेल में समझना। शुरुआत में हर चीज थोड़ा कठिन लगेगा साइंस में, लेकिन एक बार मेरी बातों को अच्छे से सुन लेंगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। यहां से क्या क्या प्रकार का प्रश्न बन सकता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल से? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, सबसे पहले तो आपको ये पूछ देगा कि मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिका है? आपके शरीर में यू, तुमको बोल रहा हूं, यू से याद रखना, यूकैरियोटिक। मानव शरीर में कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। ठीक है। अब ये तो एक याद करने का सामान्य तरीका हो गया। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। एक्चुअल में जब जीवन की शुरुआत हुई, ठीक है, जब जीवन की क्या हुई, आपका शुरुआत हुई, तब एक कोशिका जो था, ऐसा एक सिंगल कोशिका, एक कोशिका ही एक जीव बना। जब हम एक कोशिका को ही एक जीव मान लेते हैं, तो वो जो आपका जीव है, उस जीव को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, निम्न स्तर के जीव हैं, प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इनकी जो कोशिका होती है, इसी को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो, पी वर्ड से याद रखना, पी वर्ड से आपका क्या होता है? प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है। मतलब पहली जो कोशिका बनी पृथ्वी पे, जब जीवन अस्तित्व में आया, कोशिका अस्तित्व में आई, तो पहली जो कोशिका बनी वो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। यही प्राइमरी हमारा सेल है, प्राथमिक कोशिका कहलाता है ये। लेकिन ये छोटे जीवों में, निम्न स्तर के जीवों में पाया जाता है।
धीरे धीरे जीवों का विकास होते गया और कई कोशिकाओं से मिल करके जटिल जीव बनने लगे, हमारे जैसे जीव जो है वो आपके बनने लगे। ठीक है, तो ऐसे जीवों में फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का लें तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, ढेर सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो हम जो हैं वो कैसे जीव कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। हम ही नहीं, गाय, बैल, भेड़, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? आपके बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव जो होता है, इसी में जो सेल होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मानवों में कौन सा सेल है, कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। जबकि सूक्ष्म जीवों में कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ही विकसित होकर के बाद में क्या बनी है? यूकैरियोटिक कोशिका बनी है। पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका है, वही बाद में विकसित होकर के जटिल कोशिका बना, बहुकोशिकीय बना। कौन सा कोशिका बना? यूकैरियोटिक कोशिका। इतना में भी याद नहीं हो रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले जाओ। एबीसीडी जब पढ़ते हो तो पी पहले आता है, पी, फिर क्यू आर एस टी यू, तो पी पहले आएगा भाई, प्रोकैरियोटिक पहले बना है। यू बाद में आता है भाई, यूकैरियोटिक बाद में बना है। किसी भी तरीके से बस याद रखो, याद रखो इसको। आई बात समझ में? अब इतना जब आप समझ गए कि प्रोकैरियोटिक सेल पहले बना है, जो कि निम्न स्तर के जीवों में, पहले के जीवों में आपका होता था, अभी भी छोटे जीवों में है, फिर विकसित होकर के यूकैरियोटिक सेल बना है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है ये कम विकसित होगा। इस कोशिका के भीतर कम कोशिकांग पाए जाएंगे। कोशिका के भीतर जो आपके अंग होते हैं ना, उसको कोशिकांग कहते हैं। कोशिका धन अंग वर्ड से बना है ये, कोशिका का अंग। तो ये तो शुरुआती कोशिका थी ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें कोशिकांग जो है आपको कम मिलेंगे। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपको अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के कोशिकांग मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं इसमें, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब मैं पढ़ाने वाला हूँ आप। ठीक है, तो भाई जो शुरुआती बना है वो तो बेसिक सेल था प्रोकैरियोटिक, उसमें कोशिकांग कम या नहीं के बराबर होंगे। आई बात समझ में? इतना चीज याद है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये चित्र थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, एक छोटे से जीव का जो है, निम्न स्तर के जो आपका जीव का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिका ही एक जीव है, तो सिंगल कोशिका, ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता। बाद में ये डेवलप हुआ बहुकोशिकीय जीव में, तो उनके कोशिका की संरचना इस प्रकार से, जिसमें देखो 1 2 3 4 5, बस कुछ चीजें ही यहाँ पे मेंशन है, जबकि इसमें ढेर सारी चीजें मेंशन जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल में कोशिकांग जो है वो आपके ज्यादा होते हैं। अब एग्जाम में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर जो है वो आपका पूछा जाता है, तो उसको मैं अंतर के रूप में ही पढ़ाता हूँ। बड़ा इजी है, देखते हुए चलिएगा। अभी मैंने जो समझाया वो अगर आप समझ गए होंगे तो अंतर को भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक सिंगल कोशिका, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाएगी भाई? जो आपके छोटे जीव होंगे, निम्न स्तर के जीव होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो आपका पाई जाती है। तो एक ये निम्न स्तर की क्या है? आपका कोशिका है। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये विकसित जीवों में पाई जाने वाली क्या है? आपका कोशिका है। ठीक है, इसको आप उच्च स्तरीय कोशिका भी कह सकते हो, इसको आप जटिल कोशिका भी कह सकते हो। प्रोकैरियोटिक एक सरल कोशिका है, ये पहले बना है ना, ये सरल कोशिका है, जबकि यूकैरियोटिक एक जटिल कोशिका है। और जटिल जीवों में, हम जटिल जीवों की श्रेणी में आते हैं, जटिल जीवों में पाया जाएगा यूकैरियोटिक। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंस होता है?
चूंकि प्रोकैरियोटिक पहले बना है, सरल स्तर का है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया ही नहीं जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें प्रॉपर एक विकसित केंद्रक जो है वो आपका पाया जाता है, इसमें केंद्रक जो है वो आपका पाया जाता है। क्लियर है? मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका के अलग अलग कार्यों को करने के लिए कोशिका के भीतर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं मतलब नहीं के बराबर जो है पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग जो है वो आपके पाए जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक। अब ये कोशिकांग क्या है अभी आप आगे समझोगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अभी मैं जो बोला रहूंगा हो सकता है अगले क्लास में वो आपको और बेटर समझ में आए, क्योंकि चीजें एक दूसरे से लिंक होती हुई जो है वो आपका जाती हैं, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर को और बढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको समझा देना चाहता हूं कि चाहे देखो बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे बेटा यूकैरियोटिक कोशिका हो, हर कोशिका में तीन चीजें जरूर पाई जाती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए एक कोशिका है, एकदम गोल नहीं होता है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कोई भी कोशिका हो उसमें तीन चीज जरूर पाया जाएगा। क्या? उस कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली, एक आवरण पाया जाएगा जिसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोई भी कोशिका हो ना, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, कोई भी कोशिका हो उसमें कोशिका झिल्ली एक चारों ओर आवरण एक तो रहता है। ये पहला गुण हो गया जो सभी कोशिका में पाया जाता है। पहले मैं समानता बता दूं ज्यादा अच्छा है, फिर डिफरेंस को आप और बेटर समझ पाओगे। दूसरा गुण ये है कि उस कोशिका में, किसी भी प्रकार की कोशिका हो, एक तरल पदार्थ जो है भरा रहता है, एक द्रवनुमा पदार्थ भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका का द्रव अर्थात कोशिका द्रव्य, ये एक गुण होगा। और उस कोशिका में किसी न किसी प्रकार का एक आनुवांशिक पदार्थ होगा, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें सभी कोशिका में पाई जाती हैं। हर कोशिका में कोशिका के चारों ओर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके भीतर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, इंग्लिश में इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और हर कोशिका में किसी न किसी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, राइट। ये तीन चीजें प्रोकैरियोटिक में भी रहेंगी बेटा और यूकैरियोटिक में भी रहेंगी। अंतर क्या हो रहा है? अंतर मैंने अभी कुछ कुछ बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक छोटे निम्न स्तर का, यूकैरियोटिक बड़े स्तर के उच्च स्तरीय जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता भाई, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, राइट। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं पाए जाते। एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक अभी जो मैंने आपको बताया ना वैसा होगा। इसमें कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका द्रव्य होगा और आपका कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, बस। केंद्रक वेंद्रक नहीं है, कोई बाहरी कोशिकांग जो है इसमें नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक कुछ ऐसा होगा, देखो इसके भीतर में केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है और बहुत सारे कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चूंकि यूकैरियोटिक जटिल होता है तो उसमें बहुत सारे कोशिकांग जो है वो आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। ये सब क्या है? आपके प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। जो आपके एक कोशिकीय जीव है सब प्रोकैरियोटिक है।
अगर हम यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल देखें तो जो बहुकोशिकीय जीव हैं, किसी और का एग्जाम्पल क्या देना, खुद का एग्जाम्पल ले लो, मनुष्य, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक वर्ड बोल रहा हूं, उसको ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, अगले लेक्चर में मैं उसको रिपीट करूंगा। ठीक है, अभी उसको याद कर लो, अगले लेक्चर में वो आप समझोगे उसको। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कैसा प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कई छात्र भी राइबोसोम क्या है ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन देखो 10th लेवल तक तो आप सभी ने साइंस पढ़ा है ना, तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो 10th लेवल का ही है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब ये राइबोसोम क्या है, फिर 70S 80S क्या है, अगले लेक्चर में आप समझोगे, लेकिन इसमें ये अंतर है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। इसको कई बार कई प्रकार के एग्जाम में पूछा है। प्रोकैरियोटिक पहले आया, 70 याद रख लो, 70 क्योंकि पहले आता है 80 के। यूकैरियोटिक बाद में आया, 80 याद रख लो। ठीक है, एकदम इजी है। प्रोकैरियोटिक जो पहले वाला है वो 70 है, यूकैरियोटिक जो बाद वाला है वो 80 है, ऐसा करके याद रख लो। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है वो आपका अंतर। ठीक है, कोशिका अध्ययन देख लिए, कोशिका सिद्धांत देख लिए, कोशिका का प्रकार देख लिए। अब कोशिका काम क्या करती है उसको देखते हैं, फिर हम कोशिका का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे। तो आप सभी को पता है, मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि कोशिका शरीर का, आपका सेल थ्योरी ये कहता है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो कोशिका होती है, आप अपने स्क्रीन पर जो चित्र देख पा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं। बहुत सारे ऊतक आपस में मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल करके पूरा का पूरा एक जीव बनाते हैं, एक शरीर का जो है वो आपका निर्माण करते हैं। तो हमारा शरीर किस क्रम में बना है वो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सेल मिलकर के टिश्यू बने, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बने, ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बने, शरीर बना। ठीक है, कोशिका मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र जब सब मिल जाते हैं तो पूरा शरीर बनता है। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीजें जो है वो आपका समझ में आई। ठीक, तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने कोशिका का एक बेसिक जो है परिचय देखा है। अगले लेक्चर में हम कोशिका का स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही लेक्चर में मैं ज़्यादा आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा तो लेंदी हो जाएगा वो सारा चीज़। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में जो है वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल की शुरुआत करेंगे। पहले हम एनिमल सेल को समझेंगे, जंतु कोशिका को, फिर हम जो है वो आपका पादप कोशिका को समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उसको मैं अगले लेक्चर में आपको कवर कराने वाला हूँ। आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें मेन पॉइंट है उसको अंतिम में हम रिटन नोट से जो है वो आपका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखोगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। इनकी पुस्तक का नाम मैंने बताया क्या है? माइक्रोग्राफिया। ये सारी चीजें मैं आपको बताया कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या इसको पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग। अगर मानव शरीर में बोले तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल ओवम मतलब महिला का अंडाणु होता है, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म होता है, पुरुष का आपका शुक्राणु होता है। ठीक है, फिर अलग से मैंने इसको डिफरेंशिएट करके भी बताया कि केवल महिला में पूछे
तो महिला में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया, अंडाणु, और महिला में सबसे छोटी कोशिका रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। केवल पुरुष में पूछा, पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका तो ये है आपके स्पर्म या शुक्राणु। उसके बाद हमने देखा कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता कौन है, जैकेरियस जॉनसन, ये भी मैंने आपको समझाया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को किसने खोजा है, नॉल एवं रस्का ने। सेल थ्योरी किसने दिया है, कोशिका सिद्धांत, आंसर लेना बेटा, स्लीडेन और स्वान। क्या कहता है सेल थ्योरी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, संरचना भी बनाती है और फंक्शन भी करती है। कोशिका के प्रकार मैंने बताया, दो प्रकार आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटे जीवों में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय कोशिका है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित जीवों में पाई जाने वाली उच्च स्तरीय कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता या अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिकांग पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में केवल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। मैंने बताया था ना, सब में कोशिका झिल्ली होगा, सब में कोशिका द्रव्य होगा, और एक जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जरूर होगा। ये तीन चीज सब में होगा, ठीक है। ये देखिए, सभी कोशिकाओं में सामान्यतः तीन चीजें जरूर पाई जाती हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पर जो है वो आपका समाप्त होता है। जो भी छात्र हमारे ऑनलाइन बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो निःशुल्क ऑनलाइन बैच चल रहा है जिसमें आपको क्लासेस और नोट्स मिल रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 9691192359, वहाँ पे आप अपना नाम और बेटर होगा जिस ऑनलाइन कोर्स को आप पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला, वो लिख दें। आपको वहाँ पे लिंक जो है, ग्रुप से जुड़ने का लिंक जो है वो आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी गति से हम जो है वो आपका आगे बढ़ेंगे। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।